कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 63 है, यानी अब आपकी बचते हैं इसके बाद 27 क्लासेज और 75 से पहले जियोग्राफी एंड करके लास्ट की 15 क्लासेज में ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में मतलब 5-6 नंबर होते हैं ना, ऊपर नीचे कर देते हैं आपकी मेरिट को, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। चाहे वो हिंदी से करें, चाहे वो जीएस के करें, चाहे वो रीजनिंग के करें, चाहे वो कंप्यूटर के करें। मतलब कुछ ऐसा पोर्शन करेंगे जो आपको हमेशा क्या करता है, बैकफुट पे लेके आता है। मतलब आप उत्तराखंड भी पढ़ते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं, वो आपको परेशान करता है। ठीक है, देखिए डे 63 के अंदर आपको पहला क्वेश्चन लिखना है भारत की आप लोग ज़्यादा लिखना है, ठीक है, क्योंकि आज इंक एंड हो चुकी है इसकी। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो मैं आपको लिखाऊंगा, मतलब यहाँ खुद कम लिखूंगा, आप लोग ज़्यादा लिखना है। ठीक है, सुनो, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर और किन अक्षांशों के मध्य, यानी भारत का अक्षांशी विस्तार लिखो। मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार, भारत की मुख्य भूमि जो मेन लैंड है भारत की, उसका अक्षांशी विस्तार कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, कि उसका अक्षांशों का विस्तार कितना है। अक्षांश विस्तार, इसका मतलब है भारत कितना, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो देशांतर और अक्षांश होते हैं, वो कितना भारत का फैला हुआ है। तो ये फैला है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, लिखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होना चाहिए, पीछे लिखा, ठीक है, उत्तर, यानी इसके पीछे उत्तर लिखा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। यहां से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक नॉर्थ, यानी इसको मिनट बोलते हैं और इसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक क्या फैला है, इसका अक्षांशी विस्तार है। पहला चीज ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में जो एक मेन आपको पता होगा टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी वो जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में लिखो, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, अगर आप मैप देखोगे भारत का तो एक 23.5 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये लाइन चेक करना आप मैप में, ये 8 राज्यों को क्रॉस करते हुए गुजरेगी और उन राज्यों के नाम जो हैं, यानी उन राज्यों के अगर आपको नाम लिखते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर आप लोग लिख लीजिए, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा क्या होगा, मिजोरम होगा ना, 1 2 3 4 5 6, यानी गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड आ गया, हाँ झारखंड भी आ गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी त्रिपुरा प्लस मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से भारत की क्या गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। इनके नाम भी पूछता है कि किससे होकर गुजरती नहीं है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये ध्यान रखना, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से भारत का देशांतरी विस्तार, यानी भारत वेस्ट से ईस्ट कितना फैला है, देशांतर विस्तार, भारत यानी अपने आप में जो लॉन्गिट्यूडनल अपने आप में एक्सपेंशन है भारत का, वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर, ईस्ट लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना, 7 मिनट ईस्ट से लेकर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये भारत क्या हुआ, अपने आप में देशांतर इसका फैला हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, कभी कभी भारत का देशांतरी विस्तार क्या पता पूछ दे आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी लैंड, कितने देशों को छूती है। देखो, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है, 7 कंट्रीज आते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा को छूते हैं। और कौन कौन से होंगे पता ही आपको, मैप अगर देखोगे आप एक सिरे से अगर आप लोग देखना शुरू करोगे, चाइना आएगा सबसे ऊपर, उसके बगल में आपको नेपाल दिखेगा, फिर आपको भूटान दिखेगा, उसके बगल में कौन सा दिखेगा, वेस्ट बंगाल सॉरी बांग्लादेश दिखेगा, BAN लिख दिया, ठीक है, बांग्लादेश, फिर कौन सा दिखेगा, म्यांमार दिखेगा, नीचे इसके अलावा यानी कितने देशों के साथ, 1 2 3 4 5, इसके अलावा कौन सा बचता है, पाकिस्तान बचता है, पाकिस्तान का भी नाम लिख लो म्यांमार के अलावा, और एक अफगानिस्तान बचता है। ठीक है, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को बहुत हल्का पोर्शन टच करता है। ठीक है, और कौन सा करेगा वो,
जो ये अपने आप में लद्दाख वाला पोर्शन है। तो ये 7 कंट्री हैं जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा क्या करता है, साझा करता है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, एक रिवर पता होगी आपकी, नर्मदा नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच या किन दो के बीच से होकर बहती है। नर्मदा जो बहती है बच्चों, सतपुड़ा व विंध्य के मध्य से होकर बहती है, ठीक है। सतपुड़ा प्लस विंध्य के मध्य, जो मध्य भारत में देखोगे आप, ये सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी है, इनके बीचों बीच होके कौन सी नदी बहती है, अपने आप में नर्मदा नदी का फ्लो होता है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, भारत में सबसे लंबी, भारत जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। तो लिखो, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ, लगभग 4,500 के आसपास है, ठीक है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, यानी जो बाउंड्री होगी भारत की, लैंड बाउंड्री, स्थलीय सीमा साझा किसके साथ करेगा, वो करता है बच्चों बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इस क्वेश्चन को भी आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ करता है, ये। अगला क्वेश्चन आपने देखना है दो, ये तो पता ही है आपको, भारत में कौन सा द्वीप जो है कोरल द्वीप है, यानी लक्षद्वीप जो समूह है वो कोरल द्वीप है, ठीक है। लिखो, भारत का कौन सा द्वीप कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, यानी इसको लक्षद्वीप को बोलते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप जो है अपने आप में भारत का कैसा द्वीप है, कोरल द्वीप है, यानी प्रवाल द्वीप है। और ये ध्यान रखना, जो लक्षद्वीप है ये किस में है, कौन से में, अरब सागर लिख दो, ब्रैकेट में लिखो अरबियन सी, अरब सागर में अवस्थित है। देखा होगा आपने मैप में, तो अरब सागर में अवस्थित है। और ये कैसा द्वीप है, अपने आप में एक प्रकार का कोरल द्वीप है, यानी प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होते हैं आप लोगों को पता होंगे, एक छोटे मोटे जो समुद्री जीव होते हैं उनका एक प्रकार का आसियाना होता है, ठीक है। वो बहुत मतलब ठोस क्या होता है, अपने आप में एक मेटल टाइप का मान के चलिए, एक बहुत ठोस पदार्थ होता है जो धीरे धीरे जमा होके एक द्वीप का शेप लेता है। जो आपने शंख वगैरह देखे होंगे ना, बजाते हैं जो शंख, वो भी प्रवाल का ही क्या होता है, एक प्रकार की बाहरी आवरण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में लिखना है आपको, विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं। लिखो, सब विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये जो डेल्टा है बच्चों, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, ये कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, ये बनाती है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। लिखो, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र बनाती है। और डेल्टा एक ऐसा पोर्शन होता है जब नदी कहाँ पहुंचने वाली होती है, अपने नदी मतलब समुद्र वाले इलाके में या अपने आप में समुद्र में पहुंचने वाली होती है, तो उसके मुहाने पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्थल लैंड पे जो है वो नदियाँ जो है अपने साथ जो बहा के लाती है वो इकट्ठा कर देती है, और उसी से किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, अपने आप में डेल्टा। तो सिर्फ ये लिख लो अभी, सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का डेल्टा है, और कौन सी नदियाँ बनाती है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु लिख लो, दक्षिणी और उत्तरतम बिंदु, ठीक हो। भारत के सबसे, एक तो लिखो दक्षिणी बिंदु, साउथेस्ट पॉइंट, यानी इंडिया का साउथेस्ट पॉइंट, और उत्तरी बिंदु, ठीक है। दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछता है तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का है, ग्रेट निकोबार, निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, और ये कश्मीर के पास है, ठीक है, यानी लद्दाख वगैरह का इलाका। तो जो ये भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है, इसी प्रकार से आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का ईस्टतम पॉइंट कौन सा है, सबसे ईस्ट कौन सा है, मतलब ईस्टर्न जो पॉइंट है, और सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है वो कौन से हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, गौर माथा और किबुथु वगैरह आपने पढ़ाई होगा। किबुथु जो है भारत का सबसे, किबुथु लिख लो, सबसे मतलब ईस्ट पॉइंट जो है भारत का किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। गौरमाथा या गौरमुथा जो है अपने आप में गुजरात में भारत का सबसे क्या है, वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। तो ये पता ही होगा आपका सबसे ईस्ट पॉइंट कौन सा भारत का, किबुथु, और सबसे वेस्ट गौरमाथा, गौरमाथा, ठीक है। ये गुजरात में है गौरमाथा, और किबुथु का है अरुणाचल प्रदेश में है। ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। ये सबसे क्या है अपने आप में वेस्टर्न पॉइंट है, ये भी अपने आप पे क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखो, मैकमोहन जो रेखा है बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैकमोहन रेखा ये किन दो देशों के मध्य है, इंडिया प्लस चाइना, और ये 1914 में निर्धारित की गई थी, ठीक है। इसका जो निर्धारण हुआ था 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है, इंडिया प्लस चाइना के बीच। और रेडक्लिफ लिखो,
रेड क्लिफ रेखा है इंडिया प्लस पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है अपने आप में। अगला लिखना है आपको, भारत का जो मानक समय है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन है, भारत में मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य? यूपी हो गया, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से अपने आप में क्या गुजरती है? भारत में मानक समय रेखा जो गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अपने आप में आंध्र प्रदेश। इनके नाम पता होना चाहिए। और भारत का जो मानक समय लिया गया वो कहाँ से लिया गया? लिखो, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा है। ये जो लाइन है ये अपने आप में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहीं से भारत का टाइम लिया गया है। और ये बेसिकली इलाहाबाद के नैनी जो है वो भारत का मानक समय निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? लिख लो, त्रिपुरा। यानी भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। एक ऐसा राज्य जो 3 साइड से, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश से क्या हुआ है? घिरा हुआ है 3 ओर से। ठीक है, बांग्लादेश से त्रिपुरा। और इसके साथ साथ यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए, जो अपने आप में भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियां, लिखो, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की जो नदी है कौन सी है? एक है बच्चों नर्मदा और दूसरी अपने आप में तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी लिखो, नर्मदा प्लस तापी। ये जो 2 नदियां हैं भारत की फेमस नदियां हैं जो वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर बहती है। बाकी की अधिकांश नदियां भारत की पूर्व दिशा में की ओर बहती है और ये वेस्ट की ओर बहती है। यानी इनका मुंह इस साइड से है अरब सागर, बाकी ऐसे बहती है बे ऑफ बंगाल की ओर, बंगाल की खाड़ी में बाकी जाके गिरती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट अपने आप पे रहता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपको, एक संकोच नदी है वो किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? लिखो, संकोच नदी। ये होगा आपका होमवर्क है। ठीक है, सीमा किन 2 राज्यों के बीच बनाते हैं? उससे ये पता चल जाता है ना कि कहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ये कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन दे देता हूँ, अरुणाचल, असम, असम मेघालय, अरुणाचल मेघालय, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिखेंगे। यानी नॉर्दर्न ईस्ट के ही स्टेट आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको ये होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया, इसको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका आज का, वो उत्तराखंड वाला सेशन आता है। और बिना उसको पढ़े मुझे पता है कि आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी नहीं। बिना आत्मा को तृप्ति मिले हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आत्मा को तृप्ति देना। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड वाला जो पोर्शन आता है आपका, वो पहला लिखना, भागीरथी व भिलंगना नदी कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी प्लस भिलंगना का मिलन होता है टिहरी में। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? टिहरी। और ये पता होगा आपको भिलंगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। यानी खतलिंग ग्लेशियर से ये निकलती है कौन सी? भिलंगना नदी। जबकि भागीरथी अपने आप में कहाँ से निकलती है पता ही होगा आपको? गौमुख। ठीक है, यानी गंगोत्री के पास से। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, मतलब देखो ये 2-3 नाम आते हैं। एक आते हैं गणेश प्रयाग। ठीक है, प्लस मतलब आपको ये समझना है कि किसके नाम है। गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ किसको कहा गया है? टिहरी को कहा जाता है। ठीक है, गणेश प्रयाग व धनुष तीर्थ नाम से किसको जाना जाता है? टिहरी को जाना जाता है। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है, गणेश प्रयाग व धनुष तीर्थ। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, 2 बुग्यालों के नाम लिखाऊंगा। एक लिखना केदार कांठा, केदार कांठा बुग्याल लिखो। दूसरा लिखो इसके अलावा दयारा बुग्याल। ठीक है, दयारा बुग्याल। ये दोनों कहाँ हैं? उत्तरकाशी में।
केदारकांठा व दयारा बुग्याल दो के दो कहां पर है? अपने आप में उत्तरकाशी में है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। केदारकांठा व दयारा बुग्याल कहां पर अवस्थित है? उत्तरकाशी में, ठीक है। अब यहीं पर उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? कभी कभी पूछा जाता था, पहले लिखो। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में दर्ज की जाती है, 300 कुछ है शायद, ठीक है। और ये नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। टिहरी जिले का हिस्सा है नरेंद्र नगर, ठीक है। यहीं पर आपको एक पता होगा, उत्तरकाशी में मक्खन उत्सव मनाया जाता है। हाल फिलहाल में ही मनाया गया था वो, बटर फेस्टिवल भी बोलते हैं उसको, ब्रैकेट में लिख लो बटर फेस्टिवल, या स्थानीय भाषा में इसको संभवतः अठ्यूड़ी या अद्यूड़ी कहते हैं, ठीक है। लिखो अद्यूड़ी उत्सव, अद्यूड़ी कहते हैं, अद्यूड़ी कहते हैं। जो वहाँ के बच्चे होंगे वो जानते होंगे इसको, बुक में भी लिखा होगा, कहीं पे चेक कर लेना। ये कहाँ मनाया जाता है? दयारा बुग्याल में, बहुत फेमस है, ठीक है। दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। दयारा बुग्याल कहाँ है बता दिया मैंने अभी आपको, उत्तरकाशी में है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल या अठ्यूड़ी उत्सव या अद्यूड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अपने आप में दयारा बुग्याल में। टिहरी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो जो मंदिर है देवप्रयाग में, रघुनाथ मंदिर लिखो, ये बहुत फेमस है, रघुनाथ मंदिर। ये है देवप्रयाग में, ठीक है। और जो देवप्रयाग है वो किन दो नदियों के संगम पे है? अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी क्या नाम से जानी जाती है उत्तराखंड में? सास बहू नाम से इन्हीं नदियों को जाना जाता है, ठीक है। सास बहू नाम से उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी जानी जाती है। और ये देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, वहां से वो क्या कहलाती हैं? गंगा कहलाती हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, सब मैंने पढ़ा रखा है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है देवप्रयाग में होता है, यहाँ से गंगा कहलाती है। और रघुनाथ मंदिर भी अपने आप में कहाँ पर है? देवप्रयाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, दरोगा वगैरह बन जाओगे तो फिर घुमाओगे, ठीक है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राज्य पुलिस प्रशिक्षण ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर अवस्थित है? नरेंद्र नगर में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर अवस्थित है? नरेंद्र नगर में अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना लिखो, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, ये माउंटेनिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको शौक है माउंटेनिंग करने का, यानी माउंटेन वगैरह चढ़ने का, तब नेहरू पर्वतारोहण प्रशिक्षण अकादमी, क्या लिखोगे? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये अपने आप में कहां पर अवस्थित है? ये है बच्चों उत्तरकाशी में। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, 14 नवंबर 1965 को। और ये है कहाँ? उत्तरकाशी में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, खेंट पर्वत टिहरी में, खेंट पर्वत कहाँ लिखोगे? टिहरी में, ठीक है। अगला लिखो आपको, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल, बड़ा प्लस गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी में है, ठीक है। लिखो सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल, ये कहाँ है? अपने आप में टिहरी में है। और यहीं पर एक ताल और है जिसको भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखो, भाई बहन ताल के नाम से कौन सी ताल जानी जाती है? जगह जानी जाती है महासर ताल, महासर ताल, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहां पर है? तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान, यह है बच्चों उत्तरकाशी में, ठीक है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहां पर है? उत्तरकाशी के डुंडा में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है यहीं पर, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना तो पता होगी, जिलों की स्थापना सब याद रखना, ठीक है। जितने भी जिले हैं उसकी स्थापना सब याद रखना, कभी ना कभी मैचिंग करने के लिए पूछेगा। उत्तरकाशी 24 जनवरी 1960, चमोली वही है, पिथौरागढ़ वही है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समस्त जिलों की स्थापना याद रखना। तो जैसे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 24 जनवरी 1960 को स्थापित हुए थे, तो एक यहीं पे लिख लो, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़
कब बने थे? 24 Feb 1960 को, 24 फरवरी 1960 को इसको जिले के रूप में क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपने लिखना है, नचिकेता ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, नचिकेता ताल कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है ये। और यहीं पर उत्तरकाशी में एक और चीज है, हिमालयन संग्रहालय। हिमालय और हिमालयन में अंतर है। ठीक है, हिमालयन संग्रहालय ये भी कहाँ अवस्थित है? उत्तरकाशी में। हिमालयन संग्रहालय भी कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, श्रृंगकंठ दर्रा है किसके किसके बीच है? ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा लिखो। दर्रा उत्तरकाशी प्लस हिमाचल के मध्य अपने आप में कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुरा देवी का मेला किस जगह पे लगता है और पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? लिखो, एक तो संतुरा देवी मंदिर लिखो, संतुरा देवी। ठीक है, ये टिहरी में है, ये ध्यान रखना आप लोग। संतुरा देवी जो है वहां पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, वो टिहरी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, संतुरा देवी मेला लिखो, टिहरी में लगता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। और पलेठी का सूर्य मंदिर लिख लो, लास्ट क्वेश्चन, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोल खाल, टिहरी। पलेठी सूर्य मंदिर ये है हिंडोल खाल, और ये हिंडोल खाल कहाँ पड़ता है? अपने आप में टिहरी में। ठीक है, हिंडोल खाल टिहरी में पलेठी का सूर्य मंदिर है, और ये किसके पास है? देवप्रयाग क्षेत्र में अपने आप में पड़ता है। ठीक है, ये था आपका आज का उत्तराखंड वाला सेशन। अब उत्तराखंड वाले सेशन के बाद जैसे हमने रीजनिंग का बच्चों अभी तक कितने टॉपिक करा रखे हैं? एक ही टॉपिक करा रखे, कैलेंडर। आज हमारा सेकंड टॉपिक भी एंड हो जाएगा रीजनिंग का। ठीक है, और जब तक हमारा ये ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, लगभग 75 क्लास तक, तो रीजनिंग हम 2-2 3-3 करके करते रहेंगे। तो मान के चलिए 3, 4, 5 टॉपिक भी अगर हमारे तब तक एंड होते हैं, कब तक? आपका 75, 5 टॉपिक अगर हमारे साथ साथ एंड हो गए, तो बचे हुए टॉपिक हम बहुत धड़ल्ले से क्या कर देंगे? 75 के बाद, क्योंकि ज्योग्राफी का सेक्शन अगर एंड हो जाएगा तो एक मेजर पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उत्तराखंड तो मान के चले 90 क्लास तक चलेगी ही चलेगी। उत्तराखंड में हम वो नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते चीजों को, मेजोरिटी इसी की है। ठीक है, देखें मैंने आपको बताया था, अब क्वेश्चन फॉर्म पे ही लिखना है सीधे। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, देखिए उसी रीजनिंग के पैटर्न पे बन जाएंगे। पहले लिखो, ए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ए उत्तर दिशा में कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ध्यान से समझना है। ठीक है, ए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, तथा उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। साथ साथ ही लिखना है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो अब कोई भी पॉइंट होता है, मैंने क्या बताया था? ये बताया था, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम, यही तो बताया था ना। अब क्वेश्चन देखो, ए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर मानेंगे हर बार, हम भी क्या कर देंगे? उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर ये हुआ। ठीक है, ऐसे साथ साथ ही लिखना आप लोग, यहाँ से चले हो, ध्यान रखना, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अगर वो ये कहता है कि वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद इसने कह दिया बाएं मुड़कर, वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ऐसा सपोज कहते हैं। देखिए, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर गया, फिर कहाँ मुड़ा? बाएं। अब बाएं का मतलब मैंने क्या कहा था? कभी भी अगर बायां होगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है वो दायां, तो अगर ऐसा होता है इस प्रकार से, ये घड़ी की विपरीत दिशा यानी बायां। तो बाएं का मतलब है वो कहा जा रहा है बच्चों? घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी जहां को घड़ी क्या होती है? मतलब अपने आप में विपरीत सुइयां घूमती है। अब विपरीत सुई यहाँ पे है, अगर घड़ी ऐसे चलेगी ये तो क्या हो जाएगा? दायां। अब ऐसे चलेगा ना घड़ी, तभी तो बाईं होगी, यानी इस डायरेक्शन में आएगा, तो वह बाएं चलकर 2 किलोमीटर चलता है, यानी वो कहीं ना कहीं घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चला गया? 2 किलोमीटर। लिख देना ऊपर में। ठीक है, और एक काम करना, जितने भी ये डिस्टेंस मेजर करते हो लगभग अनुमान लगाना। 3 लगा रखा है तो 2 उससे छोटा, थोड़ा छोटा लाइन डालना। ऐसे नहीं कि 3 किलोमीटर ये कर दिया, 2 किलोमीटर और लंबी लाइन डाल दी। लगभग अनुमान लगाना, अगर 3 आपने ये माने तो 2 थोड़ा सा छोटा बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। आप भी देखो, अब बाएं का मतलब हुआ घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत, अगर वो यहाँ है, ऐसे अगर चलाऊं तो घड़ी की दिशा हो जाएगी, ऐसे अगर चलाऊं तो घड़ी की विपरीत। तो 3 किलोमीटर चलता है, तो पहले कितना चला है? 3 किलोमीटर का मतलब वो लाइन जो होगी वो इसी लाइन के बराबर होगी, तभी तो 3 लिखा। ये
यानी कहीं ना कहीं ये लाइन इक्वल होगी, यहाँ भी लिख दो, ठीक है, 3 किलोमीटर। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही आप लोग क्या करोगे, कर दोगे, ठीक है। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर है, इसका बायां कौन सा होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी यूं घूमेगी या यूं घूमेगी, विपरीत में यूं घूमेगी ना, तो यानी इधर को जाएगा, कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर। अब देखो ये डिस्टेंस मैंने क्यों कहा आपसे लगभग बराबर रखना, अगर आपको पता चल जाएगा यहां से यहां गए तो ये दोनों लाइन इक्वल हो, देखो यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, तो ये अपने आप में 2 किलोमीटर, तो 3 कह रहा तो थोड़ा और बढ़ा उसको, तो अब वो यहां पर पहुंच गया, यानी ये टोटल अपने आप में 3 किलोमीटर हो गया। 3 कहां से यहां तक 3 हो गया हुआ। लेकिन ये अगर खाली इतना होगा तो ये कितना होगा, यहां से यहां, ये 2 ही होगा ना, देखो ये 2, तो ये टोटल 3 है, यहां से यहां तक 3 है, इसमें 2 ये है और एक बचा हुआ ये है, और यहां से यहां तक अपने आप में 3 हो गया, क्योंकि उसने 3 चलाया, हम भी 3 गए, हमने यहां से यहां उसको पहुंचा दिया, 3 दिखा दिया। लेकिन अगर हम वैसे तोड़ के देखें तो क्योंकि ये और ये लगभग बराबर है तो 2 बचा हुआ, एक वो यहां गया, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी में है, लिखो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी में है। अब बताइए, प्रारंभिक बिंदु उसका कहाँ था, यहां से शुरू किया था, है कहां पर, वो यहां पर है, तो यहां से यहां कितने दूर है, लिखा है नीचे, देखो 1 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होता है डायरेक्शन का क्वेश्चन, सबसे आसान रीजनिंग के अंदर सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन के, ठीक है। एक पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग परेशान होते हो, बस वही आपको टफ लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ए पश्चिम में 14 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन देखो, कोई ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए पश्चिम दिशा में, ए वेस्ट दिशा में 14 मीटर चलता है, देन कहाँ मुड़ता है, वो बाएं मुड़ता है, ऐसा कह दिया उसने, ठीक है। यानी ए पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलता है, फिर दाएं कर दो इसको, 14 मीटर चलता है, इसको दाएं कर दो, ठीक है। 14 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखिए आपने ये लाइन डाली, आप क्यों डालनी लाइन ऐसे, आप भी वेस्ट की ओर कह रहे हैं, तो वेस्ट कैसा होगा, जैसे ये सेंटर है, वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये कितना गया यहाँ 14 मीटर गया, ठीक है, ऐसे 14 मीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, यानी कहीं ना कहीं अब घड़ी ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, दाएं में यूं घूमेगी ना, यानी वो इधर को मुड़ने वाला। अब कितना मुड़ता है देखते हैं, ठीक है। 14 मीटर वो फिर दाएं चले जाता है, यानी वो दाएं 14 मीटर दाएं मुड़ता है, तो 14 मीटर फिर वो दाएं चले जाता है, लगभग ये आ जाएगा 14 मीटर वो फिर दाएं चले जाता है, ठीक है। 14 मीटर वो क्या करता है बच्चों, दाएं चला जाता है, ठीक है। इतना आप लोग पहुंच गए। उसके बाद वो क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर वो 10 मीटर जाता है। अब यहां बताओ, यहां का बायां कहां होगा, अगर घड़ी की दिशा करोगे तो दायां हो जाएगा ये, यानी कहीं ना कहीं यहां हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 मीटर अपने आप में कहां चला जाता है, वो दाएं। आपको होपफुली दिख पा रहा होगा, ठीक है। 10 मीटर वो कहां चलता है कह रहा है, वो उसके बाद दाएं चलता है, और फिर पुनः बाएं मुड़कर 14 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर फिर 14 मीटर। अब इससे बायां मुड़ना तो ये लगभग इधर आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है, देखो ये भी 14 है, तो आपको लगभग बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर पहुंच गया वो, फिर बाएं मुड़कर कितना गया, वो 14 मीटर जाता है, ठीक है। वर्तमान में प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। अब देखिए प्रारंभ कहां से किया था उसने, यहां से किया था यहां से, अभी कहां है वो, यहां पर। अब बताओ कितने दूर होगा, यहां से आया, यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, ऐसा मत गिन देना है। कई लोग क्या करते हैं, ये गिनेंगे 14 फिर ये गिनेंगे फिर ये, ऐसा बेवकूफी मत करना बच्चों। दूरी आपको सबसे शॉर्टेस्ट ली जाती है, यहां से यहां, तो ये वाली दूरी आपको मेजर करनी है। तो इसमें यहां तक तो 14 हो गया, 14 मीटर प्लस, अब यहां से यहां कितना होगा, ये और ये बराबर नहीं दिख रहे आपको, ये और ये और ये और ये कितना है 10, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर होगा, तो प्लस कितना करो 10 मीटर, तो कितना हो गया 24 मीटर। यानी प्रारंभिक बिंदु से वो बंदा कितनी दूरी पे है, 24 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसका जो है अंतिम क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो पाइथागोरस में क्या होता है बच्चों, एक ट्राइंगल बनता है, यानी त्रिभुज बनता है, उसमें हमें जो हाइट ये दी होती है, हाइट ये होता है बेस, और ये होता है क्या, कार्ड नंबर, जो भी होता है, ठीक है। ए बी सी कुछ भी लिख लो आप लोग, आपकी मर्जी। तो हमेशा ये याद रखना, ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये दोनों के स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, देखो मैंने इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, ये सी कर दिया, ए जो होता है हमेशा याद रखना, ए का स्क्वायर जो होगा वो से जो 2 बचे हैं उनके स्क्वायर के
योग के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एक अगर हमने ये निकालना है तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी उनका स्क्वायर करेंगे और रूट से बाहर निकाल देंगे, उसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, मतलब अपने तरीके से क्वेश्चन लिखो। ए पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, साथ साथ ही लिखना है, ठीक है। आप ऊपर क्वेश्चन लिखना, मतलब थोड़ा आप साथ साथ ही क्वेश्चन भी लिखना, नीचे जगह छोड़ के थोड़ा फिगर फिर बनाना। ए पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, सपोज हम यहां पर हैं, पूर्व की ओर मतलब इधर हुआ, ईस्ट डायरेक्शन ये हुआ ना, तो लिखो ए पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर चलता है तो हमने भी क्या दिखा दिया उसको 1 किलोमीटर, यहां से शुरू किया देखना, ठीक है। ए पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, जैसे कि घड़ी की दिशा होती है। अब घड़ी की दिशा का मतलब होता है कि वो ऐसे घूमेगा ना, तो ए दाएं मुड़कर फिर कितना चलता है वो 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। देखो ए पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, यानी ऐसे, ठीक है। कितना चलता है वो, लगभग 2 किलोमीटर चलता है, ऐसा ही होगा ना। फिर वह बाएं मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब अंत में फिर बायां मुड़ गया, बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो कितना चलता है वो 5 किलोमीटर चलता है। ये अंत में वह 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर लास्ट में क्या कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, यानी वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है। अब बताओ ये कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु है कहां पर, वो यहां पर है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे होगी, ये कह रहा है। तो हमारा डिस्टेंस ये हुआ है, देखो ये होता है प्रारंभिक, यानी कि बन गया ना, ये ऐसा फिगर बन गया। देखो अब हमें ये ढकना है ये, ताकि वो बन जाए, ऐसा कर दो आप लोग, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यानी इसको क्या मान लो, हम लोग कुछ भी मान लो। अगर हमें ये वाली ये पॉइंट से इसको वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, ABCD जो है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। इस ये चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए, टोटल पता होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन इतना है बच्चों, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये वाला पोर्शन नीचे का भूल जाओ। अब हर किसी की वैल्यू हमें पता है नहीं है, तो हमें कुछ तो पता है। क्या पता है, यहाँ से यहाँ कितना है, 5 है, पूरा 5 है, ठीक है, ये लिखा है 5, लेकिन हमें इतना ही चाहिए। और ये जो वैल्यू है वो यहाँ के इक्वल है, ये देखो, ये इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर है, यानी यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो यहाँ भी 1 किलोमीटर होगा, ये बचा 1 किलोमीटर। 5, ये टोटल 5 है, उसमें नीचे वाला 1 हो गया, तो बचा कितना, 4, यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ जो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है वो 4 किलोमीटर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ 5 है, उसमें से यहाँ तक का पोर्शन तो हमारे क्वेश्चन का है ही नहीं, यानी यहाँ से नीचे 1 है तो ये भी 1 होगा ना, ये 1 है तो 1, तो बचा कितना, 4, तो ये वाला पोर्शन आ गया 4 किलोमीटर। अब हमारा ये देखो, ये वाला वैल्यू चाहिए हमें, ये कितनी होगी, यहाँ तक कितनी है, देखो 1 किलोमीटर लिखी है, और यहाँ से यहाँ कितनी है, ये देखो, ये और ये बराबर है, यानी 3, यानी 1 ये हो गया, और यहाँ से यहाँ के बराबर 2, यानी टोटल कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 4 हो गया, हमें ये वाला निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसको A लिख दो, इसको B लिख दो, इसको C लिख दो। तो A का जो स्क्वायर होता है बच्चों, वो शेष 2 के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। शेष 2 मतलब ये 3 का स्क्वायर प्लस उधर कितना है, 4, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और ए का स्क्वायर बराबर 25 होगा, तो ए बराबर कितना हो गया, रूट से बाहर निकल के 5 हो गया। हमेशा ये याद रखना। तो ये जो डिस्टेंस आ गई अपने आप में, वो कितने किलोमीटर आ गई, 5 किलोमीटर आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, बनाना है। इसी के साथ आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जो होता है वो एंड होता है आपके मतलब इसका किसका जो पोर्शन है आपका। होपफुली ये जो चीज़ है आपकी समझ आई होगी। एक बार इसको अच्छे से अपने स्तर से कैलेंडर और डायरेक्शन को तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।